तुम लोगों ने कहा ना कि नहीं आ रहा है। यस सर। सर उसमें लिखा हुआ है ना कि करेगा। कनेक्टेड हो या नहीं कनेक्टेड, फर्क क्या पड़ता है? सर 2 केसेस देखिए। बना लिए, एक में कि स्विच ऑन है, एक में ऑफ है, दोनों की पावर इक्वेट कर रही थी। इक्वेट कर दी। हालांकि तुम लोगों ने अगर क्लास के लेक्चर को ध्यान से पढ़ा होता, हाँ, कि अगर क्लास में एक लेक्चर हुआ था पावर को लेकर के जिसमें मैक्सिमम पावर दोनों का वगैरह सब प्रोडक्ट R स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल। सर वो उधर लिखेगा ना सर, मेरी वैल्यू नहीं आई, मैं पता नहीं क्या नहीं, हाँ, जिसमें एक थ्योरम डिस्कस हुई थी मैक्सिमम पावर के टाइम पर कि सेम पावर लाने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 और स्मॉल आर R2 का इक्वल्स टू कैपिटल प्रोडक्ट है। हाँ, तो जब ये स्विच ओपन है तो सिर्फ R डैश हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगा। जब ओपन स्विच है तो रेजिस्टेंस यहाँ पर R डैश है। यस। और जब इसको बंद कर देंगे तो इनका नेट रेजिस्टेंस R/2 और कंडीशन ऑफ सेम पावर दोनों ही बैचेस में बता चुके हैं कि इनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो इस कैपिटल R के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इतना ही करना था इसमें। ओके सर, अरे मैंने ज्यादा दिमाग लगा दिया। ज्यादा, हाँ, ओवर थिंकिंग। और बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो इसमें प्रॉब्लम और कोई अगर डाउट फंसा है। पांडे जी कौन सा बोल रहे थे तुम? 12th वाला सर, मतलब वो 12th क्वेश्चन वाला। में लाइव कहना क्या चाह रहा है सर वो बता देते बस। अरे वो कर लेते। लाइव और डेड बैटरी छोड़ दो, वो तो फिलहाल है ना, आपको बाकी सिंपल सारे हो सर्किट गए में थे सर। करंट निकालना है, बस ये लॉजिक है इसमें। जी सर। सर लाइव 13th वाले में मुझे कंफ्यूजन होने लगी थी। कैसी कंफ्यूजन हो तो? ओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 13th कह रहे हो ना आप लोग? यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है सर ये पता नहीं इतनी बार किया, अजीब आया ही नहीं। ना, सर ये ये डिफिकल्ट KVL है। से हो गया था। सर किससे? इसका 24/12/17 आया था। एक एक हाँ करके यार, एक मेरा एक आ करके रहा था, बताओ। बट मुझे फिर से शक होने लगा कि एग्जैक्ट अजीब लग रहा था। नहीं नहीं, सेम आंसर आएगा। देखिए इसमें एक्चुअली क्या होना है, सर सिंपली KVL से नहीं आ जाएगा ये? केवीएल से तो आएगा ही, हाँ उसी से आएगा। मैंने बैटरी जोड़ने ज्यादा 1 ओम 1 ओम और इधर 3 ओम 5 ओम एंड देन ये 1 ओम। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करो। यस मैं सर, हिंट मिल कर दे गया। रहा हूँ, मैं हिंट कर रहा हूँ क्या करना होगा। ए और बी के बीच में आप किसी भी वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर दो, जिस किसी भी वोल्टेज की, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो मर्जी आ जाए। ठीक है, मान लीजिए 10 वोल्ट बैटरी लगा देते हैं। और आपको करना ये होगा कि इसमें करंट फाइंड करना पड़ेगा कि ये कितना करंट डिलीवर करेगा, बट वो सब थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा एक्चुअली, यस क्योंकि सर, जो हम लंबा जा रहा था बहुत ही। बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। बिकॉज ये कैपिटल आई करंट जब यहाँ पॉइंट ए पर आएगा तो उसमें से हम कुछ करंट 1 ओम की तरफ ले जाएंगे स्मॉल आई, और बाकी का करंट 3 ओम की तरफ ले जाएंगे कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। फिर ये स्मॉल आई इस जंक्शन पर आकर के, इस जंक्शन पे आकर के स्मॉल आई का कुछ पोर्शन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 ओम में ले जाएंगे, उसको I1 मान लेते हैं, और रिमेनिंग करंट फॉरवर्ड के 1 ओम में, यानी कि I माइनस I1। अब यहाँ पर पॉइंट बी पर फिर से जंक्शन रूल लगाओगे। सर जितना Point- आया उतना जाना चाहिए। तो ये कैपिटल आई Capital करंट I। इस वायर में कैपिटल आई है तो इधर भी कैपिटल आई होगा। आ ही जाएगा वापस। यस सर। तो अगर पॉइंट बी से कैपिटल आई करंट वापस जा रहा है और स्मॉल आई माइनस I1 इस तरफ से आ रहा है, तो 5 ओम वाले साइड से कितना करंट आ रहा होगा? I माइनस स्मॉल I प्लस I1। कैपिटल आई माइनस हाँ, स्मॉल आई। कैपिटल आई दोनों का माइनस समेत है। आई माइनस है। अब इसके बाद यही क्या करना किया था पड़ेगा, सर। लेकिन इसका छोटा तरीका भी है, फिलहाल तो प्लस इसको बता रहे I1 नहीं, इसका छोटा मेथड है वो बता रहे अभी। फिलहाल तो इससे आप केवीएल लगाओगे और केवीएल लगा करके हमें सारे करंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इनफैक्ट सारे करंट से कोई मतलब नहीं, तो वहाँ पे प्लस I1 होगा जंक्शन पे। हाँ। मतलब आप केवीएल की इक्वेशंस लगा करके कैपिटल आई को सॉल्व करें यस सर। एंड देन अप्लाइड वोल्टेज 10 डिवाइडेड बाय करंट कैपिटल आई, ये बाय डेफिनेशन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। यस सर। यस सर, यही बट किया था। केवीएल की 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, बिकॉज कैपिटल आई, स्मॉल आई और
I1 की वेरिएबल्स। हाँ जी बताओ। सर ये स्टार डेल्टा से भी हो जाएगा ना? हाँ उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई नोडल मेथड टाइप से नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 इक्वेशन बनानी पड़ रही है। और कौन सा मेथड बोल रहे हो? सर नोडल मेथड यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, कर मतलब सकते हैं। उस टाइप का कोई। हाँ कर सकते हैं, अगर आता है तो कर सकते हैं। नोडल मेथड अगर आता है तो। मतलब सर वहाँ कैपेसिटर में तो सर चार्ज कंजर्वेशन यूज करते थे, यहाँ मतलब बता रहे हैं, एक में बता सर रहे हैं। जैसे वहां पे सर ये जो आइसोलेटेड वाला सा आपने मेथड बताया था, यहाँ पे बता ऐसा रहे थे क्या? मेथड है सर? वही मैं बता सोच हाँ रही थी इस बिल्कुल वक्त। है, और बता यहाँ पे रहे हैं। करंट शायद करेंगे 0 टोटल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप ट्राई करना, बट टाइम टेकिंग है, 10 मिनट कम से कम लगेंगे सॉल्व करने यस सर, सर बट बहुत हाँ टाइम Yes, लगता है। चलो 1 मिनट बता रहे हैं आपको। सर्किट सॉल्व करने का जो नोडल मेथड है वो काफी छोटा मेथड है। जैसे कैपेसिटर में बताया था वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में लॉजिक क्या है वो समझो। किरचॉफ का जंक्शन रूल ऐसा कुछ है कि अगर हमारे कई सारे रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3 फॉर एग्जांपल, एंड सपोज यहाँ पर करंट I1 ट्रेवल कर रही है, इसमें I2 और इसमें I3, तो हम इन सारे करंट्स को रिलेट कर सकते हैं जंक्शन रूल के हिसाब से। और जंक्शन रूल के हिसाब से लिखोगे करंट I1 विल बी इक्वल्स टू करंट I2 प्लस करंट I3। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक, अब इसको जरा पोटेंशियल फॉर्म में देखिए। अगर हम ये मान लें कि जो ये जंक्शन पॉइंट है जहां पर तीनों रेजिस्टेंसेस का जंक्शन आ रहा है, यहाँ पर एक पोटेंशियल है V, जे फॉर जंक्शन या नोड मान लें, एंड R1 के दूसरे साइड वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1 है, R2 के दूसरे साइड का पॉइंट का पोटेंशियल है V2 और इधर R3 वाले पॉइंट का पोटेंशियल है V3। ओम्स लॉ फॉलो करो I1 के लिए, which says कि potential difference divided by the current resistance. So I1 which is current should be the potential difference of the resistor R1 divided by R1, और R1 का potential difference क्या लिखोगे? V1 minus VG, और R1 की potential difference V1 minus VJ divided by R1 equals to R2 का potential difference। साथ में ये ध्यान रखना कि करंट हाई से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो अगर I2 की जो डायरेक्शन है उस J डायरेक्शन minus के हिसाब से जंक्शन का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। सो VJ माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 के केस में भी यही होगा, VJ माइनस V3 ओवर R3। यहाँ तक ठीक हुआ? yes, यस sir. सर। यस सर। अब इनको रीअरेंज कर ले अगर एक तरफ, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, पोटेंशियल एट जंक्शन माइनस V1 अपॉन R1 प्लस पोटेंशियल एट जंक्शन माइनस V2 अपॉन R2 प्लस पोटेंशियल एट जंक्शन माइनस V3 अपॉन R3 एंड इक्वल्स टू 0। यस सर। और इसको हम चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं, विच मींस कि समेशन ऑफ पोटेंशियल एट जंक्शन माइनस पोटेंशियल ith अपॉन R ith इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ना इसको, Yes, sir. जंक्शन पोटेंशियल माइनस Yes. V1 अपॉन R1, जंक्शन पोटेंशियल माइनस V2 अपॉन R2, जंक्शन पोटेंशियल माइनस V3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। इनका समेशन 0 करके आराम से इक्वेशन बना सकते हैं। ये कहलाता है करंट का नोडल फॉर्म। कैपेसिटर से आसान है, कैपेसिटर में तो हमें आइसोलेटेड सर्किट देखने पड़ते थे, इसमें वो सब नहीं करना। ठीक है, यस सर। Yes, sir. नोट किया? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसकी एप्लीकेशन दिखाते हैं। इतने असाइनमेंट से ही क्वेश्चन ले रहे हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 17 फॉर एग्जांपल दिखाते हैं आपको असाइनमेंट से कैसे करोगे इसको। 17th क्वेश्चन को अगर मैं इस मेथड से करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? ये फॉर्म ध्यान रखिएगा, जंक्शन के पोटेंशियल में से अदर साइड का पोटेंशियल माइनस करके डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एंड समेशन करके 0। 17th क्वेश्चन असाइनमेंट का फटाफट आप लोग देखो। x1 x2 में यार जो लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन करे थे और नेट चला गया था पूरा, Yes, sir. वो कंप्लीट हुआ था तुम लोगों से? बोलते बोलते डिस्कनेक्ट हो गए थे।
मैं ऑलमोस्ट पूरा हो ही Yes, गया था। sir. स्मॉल Yes, एक्स आ समझा गया था रहे एज अ थे। फंक्शन ऑफ लिखनी थी बस एक क्लास। आ गया था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आज उसके ऊपर भी, आज उसकी भी असाइनमेंट जाएगी एक्चुअली। ठीक है, ये सब ओम्स में है। इसको नोडल मेथड से करने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए पहला स्टेप, सर्किट में किसी भी एक नोड पर जीरो पोटेंशियल मान लें। किसी एक नोड पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो मान सकते हैं। सर दो ही नो। तो यहां मान लेते हैं जीरो। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इक्वल टू जीरो। ना ये वायर है तो यहां पर भी जीरो पोटेंशियल हो गया। ना ये 16 पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो जो नेगेटिव साइड का अगर पोटेंशियल जीरो है तो नेचुरली पॉजिटिव साइड के किसी पॉइंट 16 हो जाए। यहाँ पर पोटेंशियल प्लस 16 वोल्ट हो गया। इधर जीरो होगा तो ये वायर भी जीरो पोटेंशियल पर जाएगा, इधर सब जीरो पोटेंशियल। तो फिर इस 8 वोल्ट के बैटरी के दूसरे साइड का पोटेंशियल प्लस प्लस 8 वोल्ट हो गया। इस 3 ओम रजिस्टर के दूसरे साइड पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, बिकॉज जहां पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पोटेंशियल में डिफरेंस आने लगता है। तो 3 ओम के दूसरे साइड का पोटेंशियल हम यहाँ पर x मानते हैं। एक वेरिएबल तो आएगा, इधर पोटेंशियल x मानेंगे ना। ये पूरा वायर यहाँ पर भी पोटेंशियल x हो जाएगा, ये पूरा वायर यहाँ भी पोटेंशियल x हो जाएगा। और अब इस 4 वोल्ट के बैटरी के दूसरे साइड का पोटेंशियल और x माइनस 4 x-4 होगा। x माइनस 4 वोल्ट। अब आप देखो सिर्फ एक वेरिएबल है इसके अंदर, वो है स्मॉल x। उसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। यस सर। चलिए जंक्शन रूल लगा सकते हैं। जंक्शन रूल क्या कहता है, अगर हम इस 3 ओम रेजिस्टेंस में कोई एक डायरेक्शन ऑफ करंट मान ले, कोई भी डायरेक्शन ऑफ करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस मान लीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन मेंशन की गई है, तो इसमें हमें इस तरफ I1 करंट मेंशन किया गया है, इस तरफ I2 मेंशन किया गया है, और इधर I3। क्या रिलेशन चलेगा इनके बीच में? I1 I2 I3 is equal to I1 plus I2. प्लस I2 I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसमें हम लूप इक्वेशंस नहीं बनाएंगे, जंक्शन रूल तो बनाएंगे, लेकिन जंक्शन रूल के बाद लूप वाली इक्वेशन की जगह पर नोड वाली इक्वेशन। I3 करंट को एज पर द डायरेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस लिखना है। तो क्या लिखें? I3 करंट फ्लोइंग इन द 9 ओम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज 9 बट पोटेंशियल डिफरेंस करंट I3 माइनस 6 16 पोटेंशियल से x पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो 16 माइनस x लिखिए इसको। I1 करंट I1 पोटेंशियल x से पोटेंशियल 8 की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम x टू 8 x माइनस minus 8 अपॉन द रेजिस्टेंस 3 3 प्लस I2 करंट I2 9 ओम के रेजिस्टेंस में, और x माइनस 4 से 0 की तरफ जा रहे हैं। x माइनस बस अब निकालिए x की वैल्यू क्या आएगी। ये बहुत छोटा मेथड है। फोर्टी 4/5 आ रहा है। यस 44/5 यस सर। Yes, sir. Yes sir. मतलब कि 8.8। Yes sir. सर लंबे मेथड से भी यही आ रहा था सर। बट देखो ना, आपको एक ही इक्वेशन तो बनी, एक वेरिएबल। यस सर, ये तो जल्दी ही हो गया। 8.8। अब करंट निकाल सकते हैं ना, यानी यहाँ पर 8.8 वोल्ट का पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल 8, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 0.8। 0.8 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 3 करंट, और I1 नेगेटिव आ जाएगा बिकॉज पोटेंशियल नहीं सर पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है। 8.8 और 8 पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 0.8 अपॉन 3 वैल्यू ऑफ I1। सो I1 0.8/3 एम्पियर।
I2 8.8 माइनस 4 यानी कि 4.4 और इधर 0, पोटेंशियल डिफरेंस 4.4 अपॉन 9 4.8 होगा 4.8 4.8 और I3 16 से 8.8 की तरफ 16 to 7.2 by 9. 7.2 अपॉन 9 एम्पियर आ गए आंसर्स। किसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा था वो बता दो, उसको भी करके दिखा दे एक बार, तो प्रैक्टिस और हो जाएगी। अगर सर 11 में थोड़ा टाइम लगा था। 11 तो बहुत आसानी से होगा। नहीं सर, उसमें भी अभी 3 इक्वेशन बन रही थी ना। सर इसमें भी नोड मेथड से कर लेंगे बट 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। नहीं, इसमें भी एक वेरिएबल हो एक जाएगा। जगह 0 मान के x नोड मेथड में नंबर ऑफ वेरिएबल मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको एक ही मिलेगी। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एक ही बनेगा सर। ऊपर वाली तो ब्रांच इसमें में 0 सारे कर पे लेंगे ना एक जगह। ये गारंटीड है। जेई तक के लेवल पर आप नोडल मेथड से क्वेश्चन कर रहे हो तो 98% से ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि हमें सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी बुक्स में नहीं कह सकते, बिकॉज बुक्स में तो जानबूझ करके सर्किट इतना डरावना बना देते हैं कि वो आप डर जाओ। भाई 360 है, इसमें कुछ डाउट लग रहा है यार। 360 कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? यस सर 200 ओम भी तो है। सर 60 हो। अब जो भी है करके दिखा देते हैं। देखिए क्या करना चाहिए, पोटेंशियल हम यहाँ पर 0 मान लें, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट 0, ये सब 0 होगा। वायर्स पे सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गए। बैटरी के दूसरे साइड का पोटेंशियल क्विकली बताएं क्या लिखेंगे? 40 वोल्ट के। इधर बताओ। इधर -80 और इस तरफ पोटेंशियल x मान लेंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल x, यहाँ भी पोटेंशियल x। सर 360 का साइड वाले का उल्टा आपने है। उल्टा बना दिया। हाँ सर। ओ अच्छा, ऊपर छोटी वाली डंडी है, नीचे बड़ी वाली, तो प्लस 360 हो जाएगा उसमें। अब ठीक है, यस सर तो ध्यान नहीं दिया बैटरी की पोलैरिटी पे। अब आप किरचॉफ का करंट लॉ, पहले तो जो मर्कर डायरेक्शन में वो मान दो ना, जो इन ब्रांचेस में जिस डायरेक्शन में करंट मानना चाहते हैं वो मान लीजिए। हम I1 यहाँ मान लेते, I2 यहाँ मान लेते, I3 यहाँ, I4 यहाँ। ये सब रैंडमली क्या रिलेशन बनेगा इन सब में? सर I1 plus I4 is I2 plus I3 देखिए हाँ, ये जो I1 करंट आ रहा है यहाँ पर, नेचुरली ये I1 यहाँ पर आएगा। अगर ये I1 करंट इस ब्रांच में आया और ऊपर I2 जा रहा है तो यहाँ पर कितनी करंट दिखाएं? इधर I1 minus I2 I1 minus I2 अब I1 माइनस I2 इस जंक्शन पे आया, I1 माइनस I2 और उसमें I3 ऊपर चला गया, तो आगे कितना जाना चाहिए? I1 minus I2 minus I3 है ना? देखिए I1 माइनस I2 इधर से आ रहा है और I4 इधर से आ रहा है। I1 माइनस I2 और इन दोनों को ऐड करके I3, यानी रिलेशन क्या बना? I3 इक्वल्स टू I1 माइनस I2। ये स्टेप चाहिए आपको बस। रैंडम डायरेक्शंस में करंट्स को लेकर के सभी करंट्स का एक कॉमन रिलेशन बनाना होगा। सर जैसे आपने कैपेसिटर में बताया था कि हम x को ही सबसे बड़ा मान लेते हैं, वैसे यहाँ भी कुछ हाँ। बता दी। वैसे भी कर सकते हो बट इसमें प्रॉब्लम उतना नहीं है ना, क्योंकि इसमें वर्किंग छोटी है। तो आप काम करो, सभी करंट्स एक डायरेक्शन में मान लो। जी सर। ये सब अब I3 क्या लिखोगे बोलो? I3 जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से x बोलिए। minus 360 X minus 360 by upon 20 20। I1 नीचे जा रहा है 0 से x की तरफ, X minus 200 X with 200 0 minus 0 माइनस x, 0 माइनस x होगा बिकॉज I1 डाउनवर्ड है। I2 x x plus minus 40 by minus 80। x माइनस 40 यानी कि x प्लस 40 by 80 एंड प्लस I4
माइनस 80 से माइनस x की 80 तरफ। माइनस x माइनस 80 माइनस x बाय 70। बस हो गया क्वेश्चन। अब आप x फाइंड आउट कर ले किस तरीके से। पांडे जी ऐसे ही कर लो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक तो है यार method। यस सर यस। ये जितने क्वेश्चंस असाइनमेंट में है ना, अगर आप चाहोगे नोडल मेथड से तो गारंटीड है किसी में भी एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं आए। अगर ऐसा हो रहा है तो या तो आप करंट को प्रॉपरली रिलेट नहीं कर पा रहे हो, और ये डायरेक्शन सर सब रैंडम है, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। और किसी में दिक्कत आई है इसमें? सर एक क्वेश्चन आपसे व्हाट्सएप में पूछा था, आपने कहा था कि क्लास में पूछ लेना, अभी पूछ लूं कि बाद में पूछ लूं? बाद में इस असाइनमेंट में बोलो। असाइनमेंट में अगर कोई और है तो उसको डिस्कस करें, वरना आगे बढ़े। सर अभी कुछ क्वेश्चंस करने हैं सर, तो प्लीज सर थोड़ा कर लेने दीजिए प्लीज। टाइम लगेगी। सर कर लिए सर, आंसर बस भेज दीजिएगा सर। सर आंसर भेज भेज देखना दीजिएगा है। सर। आंसर भेज सर देंगे। बहुत ही अजीब अजीब से आ रहे थे कुछ कुछ। सर किसी आंसर भेज देंगे। मूव कर रहे हैं आगे भाई। यस सर। एक प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करना है आपको। ये 3 रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं इसमें, एंड क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। AC के बीच में सर R1 प्लस R3, AB के बीच में R1 प्लस R2 और BC के बीच में R2 प्लस R3। राइट। बिटवीन ए एंड सी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, दैट मींस बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी। क्या ऐसे केस में रेजिस्टेंस R2 में कोई करंट फ्लो करेगा? नो सर। नो सर। नहीं करेगा, बिकॉज ये ओपन, दूसरे साइड पर ओपन है, कहीं से क्लोज नहीं हो रहा, और करंट के लिए क्लोज पाथ चाहिए होगा। तो अगर हम ए और सी के बीच में बैटरी लगाएंगे तो करंट R1 में जाएगा, R3 में जाएगा, R2 में नहीं फ्लो कर सकता, क्योंकि पॉइंट बी के आगे कोई वायर नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R3। सिमिलरली अगर हम ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, R1 प्लस R2 R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 हो जाएगा, एंड देन ये हमारा बी और सी के बीच में कनेक्ट R2 प्लस R2। नाउ बिटवीन द सेम पॉइंट्स हम फिर से रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं इन अ डिफरेंट मैनर, ट्रायंगल फॉर्म में। एंड नाउ अब जो रेजिस्टेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पर, वो इसको RAB लिख रहे हैं, इसको RBC लिख रहे हैं, और इसको RAC। अब बताइए रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, रुको एक मिनट, इनको R1 R2 R3 कर लें। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? R2 प्लस R3 एक तो सीरीज, और फिर वो R1 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। हाँ, बहुत क्विकली देखिए, हम एक डेरिवेशन ही करा रहे हैं, तुम्हें डेरिवेशन कर लोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, और छोटा डेरिवेशन है बहुत।
तो ये तीनों के बीच में या इस सर्किट में अगर आप ए और सी में बैटरी लगाते हैं, अगर बैटरी ए और सी के बीच में ऐसे कनेक्ट कर दे तो कौन से दो रेजिस्टेंस सीरीज में गए इसमें? R1 और इनका कॉम्बिनेशन R3 के साथ आ जाएगा पैरेलल में। parallel। तो आंसर बन जाएगा R3 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय, क्रॉस चेक कर सकते हो उसको, Yes. यस सर यही Yes sir। ए और बी के बीच, यानी कि बैटरी ए और बी में कनेक्ट हो, अगर बैटरी का कनेक्शन ए और बी के बीच में किया जाए तो R3 RO R2 सीरीज में, तो ये बन जाएगा R1 R1 into R1 plus R2 plus अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड नाउ फाइनली लास्ट पॉइंट जब जाएंगे तो वो R2 इंटू राइट। Yes sir। Yes. Yes. अब क्वेश्चन है कि अगर ये RAC और ये RAC सेम है, ये RAB और ये RAB अगर सेम है, और ये RBC और ये RBC की वैल्यूज सेम है अगर बराबर, अगर ऐसा मान लें तो स्मॉल r1 स्मॉल r2 और स्मॉल r3 की रिलेशंस कैपिटल R1 कैपिटल R2 और कैपिटल R3 के साथ क्या बनेगी? यानी अब हमारा टारगेट ये है कि स्मॉल r1 की वैल्यू को निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R3, सिमिलरली स्मॉल r2 इन टर्म्स ऑफ these three, सिमिलरली R3 इन टर्म्स ऑफ these three। मतलब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके, अब तुम लोग की मैथमेटिक्स चेक हो जाएगी यहाँ पर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। पता लगाओ स्मॉल r1 की वैल्यू कैपिटल R1 कैपिटल R2 और कैपिटल R3 के फॉर्म में क्या लिखी जा सकती है? करोगे या वेट, मतलब बताना पड़ेगा मुझे। सर कोई देर सर, ट्रैक कर देंगे, तीसरी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, दो क्वेश्चन बन जाएंगे। करो, कोई एक सॉल्व कर लो बस, सिमेट्री है। अगर कोई एक वैल्यू स्मॉल r1 r2 में से कुछ निकाल लो, मतलब एक इक्वेशन ये बन जाएगी कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R3 इक्वल टू दिस टर्म, फिर R1 प्लस R2 इक्वल टू दिस टर्म, और ये इसके बराबर। सर R3 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसकी वैल्यू बता रहे हो आप? ये बता रहा हूँ सर मैं R3 की, स्मॉल कैपिटल r3। R3 कैपिटल R3 की बता रहा हूँ सर। अच्छा, आपने मतलब कैपिटल R को निकाला है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r। यस सर, चलिए आसान पड़ जाएगा थोड़ा ना। चलो कोई बात नहीं, तो क्या आंसर बता रहे हो कैपिटल R3 की वैल्यू? सर स्मॉल R3 स्मॉल R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फिर अगर ये आ जाएगा तो बाकी सिमिलर लॉजिक से आ जाएंगे। सिमिलर लॉजिक से, हालांकि ये हमने पूछा नहीं था, बट चलो कोई बात नहीं। R2 जब निकालोगे ना सिमिलर लॉजिक से, तो ये आएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड कैपिटल R3 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये सॉल्व कर लिया, ये भी ठीक है। हमें दूसरा वाला देख लो, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। सर स्मॉल R3 का कंफर्म कर देंगे सर नहीं, सर? किस बोलो बोलो, आप आंसर बताओ कंफर्म। स्मॉल सर, R3 R बिग R1 प्लस बिग R2 इनटू स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 डिवाइडेड बाय स्मॉल R। नहीं, एक्चुअली स्मॉल R3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो उसके आंसर में स्मॉल R1 R2 नहीं आनी चाहिए। हाँ जी प्रणव, सर बहुत बड़ी वैल्यू से आएगी। बताओ ना, कुछ भी बड़ी आ रही, क्या दिक्कत है? मैं लिख लूंगा, बोर्ड मेरा बहुत है, मैं लिख लूंगा इसे। सर आपने दोनों R3 लिखे हैं,
तो आपने कहाँ रिजल्ट पे? लिखा है। ये R1 है। कुछ कह रहे थे क्या प्रणव, बोलो जल्दी। सर स्मॉल r3 आपका मतलब कैपिटल R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाई शायद से सर एक गलती कर दी सर, ऊपर का टर्म सही है। सर तो नीचे सर कुछ सिमेट्री करके कुछ आएगा सर, मतलब हर केस में यही फॉलो हो रहा होगा। बिल्कुल। तो सही सही आप सिमेट्री, वो तो मैं बोला कि एक आंसर किसी तरीके से निकाल ले तो सारे आंसर आ जाएंगे। सर डिवाइडेड बाई कैपिटल R3। ठीक है, देखो ये आएगा, वैसे सब बता दे रहा हूँ। जो स्मॉल R1 बता रहा हूँ क्या आएगा, स्मॉल R1 जो आएगा, ऑडिबल है यार एक मिनट, यस वॉइस सर। ठीक। स्मॉल R1 जो आएगा ना, वो आएगा आपका R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R3। हाँ सर एग्जैक्टली यही आ रहा था। और कहाँ लिखे हैं, स्मॉल R2 उसके न्यूमरेटर में सेम आंसर से होगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 एंड डिवाइडेड बाय R1। और स्मॉल R3 जब निकालेंगे, समझ के हो गया, आपका न्यूमरेटर पार्ट सेम चल रहा है, इधर R3 है, इस पे R1 है, जब हम नीचे R2 आ जाएगा। R2 आएगा उसमें। अब हमने क्या किया, हमने ये कहा कि जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और सी पॉइंट के बीच इस सर्किट में है, उतना ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में इधर वाले सर्किट का है। हमने इन दोनों को इक्वेट किया, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in this circuit same as the equivalent resistance between the same 2 points in the second circuit। मतलब आप ये कहोगे कि ये दोनों सर्किट एक दूसरे के परफेक्टली इक्विवेलेंट हैं। these circuits are perfectly equivalent अगर ये रिलेशंस होल्ड करते हैं तो। अगर ये रिलेशंस होल्ड कर रहे हैं तो ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट एक दूसरे के परफेक्ट इक्विवेलेंट। सर सर ये रिलेशन याद मन में याद रखने का कोई मतलब तरीका बता देंगे? बता रहे हैं, बेसिकली इसी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज में स्टार डेल्टा कन्वर्जन कहते हो। ये सर वही याद नहीं रहता है चीज। ठीक है, बट ये उसका डेरिवेशन है कि ऐसा क्यों बन रहा है। आप सुनिए क्या हुआ, कैसे याद रखना है। देखो ये अल्फाबेट टी के फॉर्म में ना, अल्फाबेट टी के फॉर्म में, यस या वाई के फॉर्म में कह सकते हैं। मतलब एनी रेजिस्टेंस इन द वाई फॉर्म और टी फॉर्म। वाई और टी फॉर्म का मतलब बेसिकली तीन वायर्स किसी पॉइंट पर जाकर के मिल जाए। A resistance in the Y or T form is equivalent to a resistance in a triangle form। करा क्या हम लोगों ने, देखो भाई ये जो R1 है इसको हम थोड़ा सा फ्लिप कर दें, क्या दिक्कत पड़ रही है इसमें। R1 ऐसे भी तो बना सकते थे, क्या ऐसे डायग्राम बना देंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा हमारा आंसर? नहीं सर। लाइन थोड़ी तिरछी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, सर्किट तो वही है। तो T या फिर Y,
combination of three resistors in the Y form or T form and the combination of three resistors in a triangle form, they are equivalent. क्या किया मैंने इसमें, देखिए यहाँ पर A पॉइंट था, यहाँ B पॉइंट था, यहाँ C पॉइंट था, देन यहाँ पर हमने एक जैसा बना है वैसा ही बना देते। नोटिस करो इस डायग्राम में यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस लगा रखा है, इस वायर में कौन सा रेजिस्टेंस, R1 कैपिटल R1। यहाँ पर कैपिटल R3 अरे नहीं कैपिटल R2 सुन, हाँ, तो when the Y form is converted into a triangle form, Y form is converted into a triangle form. इन दो स्ट्रेट लाइंस के जो रेजिस्टेंसेस हैं वो हैं कैपिटल R1 और कैपिटल R3। यहाँ कैपिटल R1, यहाँ कैपिटल R3। कौन सा रह गया आपके पास? कैपिटल R3। तो फिर इस A और B में जब हम ट्रायंगल बनाएंगे, when Y structure is converted into triangle, so the side which will connect A and B, नहीं एक मिनट, the side which will connect A and C in the triangle form, वहां पर जो रेजिस्टेंस लगेगा यानी कि स्मॉल R3, मतलब अगर तीन रेजिस्टेंस Y के फॉर्म में लगे हैं तो उनकी जगह पर हम तीन रेजिस्टेंस ट्रायंगल फॉर्म में लगा सकते हैं। तो उस ट्रायंगल की एक साइड हमारी AC होगी, एक साइड AC, वहां पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यानी कि स्मॉल R3, उसकी वैल्यू क्या बन रही है इस रूल के अकॉर्डिंग? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 डिनोमिनेटर में क्या आएगा उसके? R2 मतलब वो रेजिस्टेंस जो B पॉइंट से अटैच है। मतलब जब आप A और C वाले के बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवीजन में A और C के अलावा जो तीसरा वर्टेक्स बचा आपका B, उससे अटैच्ड रजिस्टर R2 डिनोमिनेटर में। सिमिलरली A और B के बीच में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस हम A और B के बीच में कनेक्ट करेंगे Y को ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए, रेजिस्टेंस विच विल बी कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड B यानी कि स्मॉल R1, वो हो गया R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। बट उसको डिवाइड किस चीज से करना है मुझे? A और B के अलावा कौन सा वर्टेक्स बचा मेरे पास? अगर हम A और B में करेक्शन कर रहे हैं, लेफ्ट ओवर C, और C से कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट है? R3। तो आपको न्यूमरेटर तो याद करना नहीं, न्यूमरेटर तो कॉमन चलता है। यस सर। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर याद रखना है, क्या रखना है उसमें। और उल्टा भी कर सकते हो, ट्रायंगल को हम Y में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके, बट इस पर हम बाद में देखेंगे। इसकी मैं एक एप्लीकेशन दिखाता हूं। अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कहाँ गया? 13। और क्योंकि ये रिलेशन किस बेस पर एस्टेब्लिश किए गए हैं, तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं कंपेयरिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कि दोनों सर्किट्स आइडेंटिकल हो गए ना, बिकॉज रेजिस्टेंस अगर इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब चाहे सर्किट को इस फॉर्म में रखा जाए चाहे सर्किट को इस फॉर्म में रखा जाए। और ऐसा भी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक दो पॉइंट्स में सेम रेजिस्टेंस है, हमने सभी पेयर ऑफ पॉइंट्स पर सेम रेजिस्टेंस कर दिए। तो अब हमारे पास जो ये 13th क्वेश्चन है जहां पर ये 1 ओम मिडल में 1 ओम और ये साइड वाले रेजिस्टेंसेस 3 और 5। ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट मान लीजिए, इसको C पॉइंट कह देते हैं, इसको D पॉइंट। क्या हमारा, अगर हम इसे 3 ओम और 5 ओम को छोड़ दें, अगर 3 ओम 5 ओम के अलावा जो बाकी के तीन रेजिस्टेंस है वो कौन सी फॉर्म में अटैच है? 1 ओम 1 ओम, ये T फॉर्म है, जैसे ये था। हम इन तीन रेजिस्टेंसेस की जगह एक ट्रायंगल फॉर्म लगाएंगे।
देखिए 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फोकस इन पे करना है। अभी इस 3 ओम और इस 5 ओम को आउट ऑफ पिक्चर रखिए, इनसे कोई मतलब नहीं मुझे भी। हमारा सारा कंसंट्रेशन 1 1 1 पे है। ये 1 ओम और ये 1 ओम के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू इस रूल के अकॉर्डिंग 3 है। 3 हो जाएगी। 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1, डिवीजन में भी 1 आएगा, यस 3। इधर भी एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और इधर भी एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट ट्रायंगल दिखाना है आपको। और इसको करने के बाद ये बीच में जो y वाला फॉर्म है इसको डिलीट कर दे। सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इक्विवेलेंट निकालना था ए और बी के बीच में, यानी कि कोई बैटरी होगी जो ए और बी से कनेक्टेड है। क्या आप इस क्वेश्चन को सीरीज पैरेलल से कर सकते हैं? यस सर। यस सर 3 and 3 3 and 3 पैरेलल 1.5, 3 and 5 पैरेलल में। ये थोड़ा ध्यान देना, 3 और 5 पैरेलल में, इनका पैरेलल और ये आपस में सीरीज में। एंड फाइनली जब इन चारों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3 के साथ पैरेलल है। पर आप जरा वेरीफाई करो कैसे होगा। 27/17 ही आएगा। जो आंसर है वही आ जाएगा। यस सर। सर तो इसको समझ बहुत आया? ज्यादा एप्लीकेशन होता है क्या, मतलब सर? एक्चुअली हमारे लेवल पर तो कम होता है, मतलब आगे जैसे ही आप अगर किस्मत साथ दे आपका और आपको बीटेक करने का मौका मिल जाए तो पहले ही सेमेस्टर में मुलाकात होगी इससे। जी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम। सर वो ऊपर ए बी के बीच वाले का जो हटाया था सर, वो किस लॉजिक से हटाया था आपने? लॉजिक इतनी देर से बता तो रहे भैया शर्मा जी। नहीं अभी तो एक मिनट एक और एग्जांपल दिखाते हैं। हम लोग ऐसे जैसे व्हीट स्टोन के सर्किट जब आते हैं, अजय मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप इस मेथड को करें या ना करें, ये आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ मैं। ये बड़ा एक सर्किट है, झंझट लग रहा है देखने में। मैं इसमें कुछ नहीं बोल। 3 ओम 1 ओम 1 ओम 3 ओम एंड ये 2 ओम का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, अगर ये चीज वैसे होती, मतलब इधर 3 होता और इधर 1 होता, फिर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। यस फिर तो ये Three is to 3:1 3:1 ये हट जाता है यहाँ पे। यस फिर तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज में हो जाता, मिडिल वाला रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते। अब जब यहाँ 1 ओम है और यहाँ 3 ओम है, तो हालांकि इसको सिमेट्री और नोडल मेथड से कर सकते हैं, सिमेट्री का कंसेप्ट लगा के और नोडल मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। बट अगर फिर भी मुझे मान लो इसकी एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि सर वो 2 और 1 वालों को 1 में ब्रेक करके 2 वाले देखिए ये तीनों आपका टी फॉर्म है ना, ये 3, हालांकि Yes, इधर भी sir. इधर ये 3 ये 1 ये 2। अब ध्यान देना 3 1 2, इस 3 और इस 2 के इन दो पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करिए, क्या वैल्यू बनेगी इस रूल के हिसाब से? पहले R1 R2 प्लस R2 R3, मतलब कि 2 into 3 6, 2 into 1 8 हो गया 11। और डिवीजन में जब हम 3 और 2 ओम को मिला रहे 1 One. रखें। तो 1 नीचे आएगा। 1 और 2 ओम को जब कनेक्ट करेंगे 3 आएगा। 3 नीचे 3 आएगा। और जब 3 और 1 को आपस में मिला रहे 2 ये आएगा। इस तरीके से आराम से आप कन्वर्जन कर सकते हो, याद रखना। अब इसको हटा दीजिए। अब ये सीरीज पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज अब 11/1 और ये 1 पैरेलल में है, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा। ये तो एक सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स है ना सारे। तो 11 and 1 इन पैरेलल कितना हो गया? ये 11 and 1 पैरेलल में 11/2।
11/3 और 3 ये भी पैरेलल में। फिर 11/3 और 3 का जो पैरेलल आएगा और 11/1 और 1 का जो पैरेलल आएगा वो आपस में सीरीज में, और उससे जो आंसर आएगा वो इस 11/2 के साथ फिर से पैरेलल में। भाई आप लोगों ने पूछा कन्वर्जन करने को याद कैसे करना है, तो याद करने का तरीका बता दिया। न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर आप ध्यान रखो बस क्या रखना है उसमें। सर सर एक चीज और पूछनी थी सर, मतलब बता सकते हैं सर? बस बहुत छोटी सी चीज है सर। क्या बोलते हैं यही चीज सर कैपेसिटर में मान लीजिए होती है इसमें भी तो होती है। सर हाँ नहीं हाँ ये सर होती तो है सर, तो मतलब नहीं एज सच कभी डिराइव तो किए नहीं है। तो सर मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया होता उसमें मतलब ए और बी के बीच में C1 है, तो मतलब कैसे निकालते फिर C1 का वैल्यू C1 C2 C3 के टर्म में? वो भी बता दे रहा हूँ, इतना रूम से बता रहा हूँ। ये पहले हटाए ना हटाए बोलो यार। यस सर। यस सर। ओके ये आप देख लो एडवाइजेबल, मतलब डिपेंड्स। अब जो असाइनमेंट का 13th क्वेश्चन है उसमें तो इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, वो तो सिमेट्री भी नहीं है। अच्छा अगर मुझे यही क्वेश्चन जो अभी अभी हमने कंप्लीट किया है, अगर मुझे इस मेथड से न करके इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से करना होता फिर तो सिमेट्री केवीएल से करते हैं। देखो मान लो इधर ए पॉइंट इधर बी पॉइंट, और मुझे सेम क्वेश्चन 3 ओम 1 ओम 1 ओम 3 ओम और ये 2 ओम, इस क्वेश्चन को इसका रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर मान सर लीजिए वो सर अगर प्रॉपर्टी ए लगा तो सकते नीचे थे कि आ ही वो गया। पोटेंशियल का सम सेम रहता है। हाँ तो इसमें Across राइट सुनना बी, हाँ बी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल 0 मानते हैं तो नेचुरली ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल लिखाओगे फिर? अगर हम एक हाइपोथेटिकल बैटरी मान लेंगे, एक हाइपोथेटिकल बैटरी जिसका पोटेंशियल V होगा, तो इधर पोटेंशियल तो V आ दो जाएगा। पॉइंट्स पे भी x और v माइनस x मान सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल x हो गया। यहाँ पर आपको सिमेट्री आर्ग्यूमेंट, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, यहाँ पर 3 ओम और 1 ओम रेजिस्टेंस है और इधर भी 3 ओम और 1 ओम रेजिस्टेंस है, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज सिमिलर है। केमिस्ट्री में अगर आपने आइसोमर्स पढ़े हो तो एक सिस आइसोमर्स होते हैं और एक ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। यस यस क्या ये ट्रांस आइसोमर्स का स्ट्रक्चर नहीं है? यस सर यस सर। 1 1 तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हुआ ये। तो जितने पोटेंशियल डिफरेंस इस 3 ओम को मिलेगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस 3 ओम के पास भी होना चाहिए, बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल हाँ डिफरेंस सर, ये कितना आपने वीटस्टोन में भी बताया था। है बता चुके हैं। और इसका इधर पोटेंशियल v डिफरेंस माइनस x है तो बीच में भी v माइनस x लेना पड़ेगा जिससे तो हाँ दोनों इसका बराबर पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस एक्स है, तो इस 3 ओम का भी पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस एक्स होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो v माइनस एक्स, क्योंकि जीरो है इधर। तो एक वेरिएबल आया। अब आप जैसे मैंने बताया यहाँ पर कुछ करंट मान लेते हैं I1, डायरेक्शन ऑफ करंट मैं अपने अकॉर्डिंगली जो समझ आ रहा है उस हिसाब से करता जा रहा हूँ। क्या रिलेशन बनेगा, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, I1 इक्वल्स टू I1 माइनस I2 इक्वल्स I3। तो I1 को क्या लिखें अब, I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल V माइनस एक्स बाई 3 equals to I2 plus I3 and I2 will be x minus v minus, तो वो हो जाएगा 2x minus v upon 2। I3 x minus 0 over 1, निकालिए x की वैल्यू क्या बनेगी। जल्दी बताना थोड़ा सा, कोई लोग जिसका आंसर आ जाए। सर 5/14
Yes, sir. 5 by 14 B. 5V by 14. Yes. अब क्या करेंगे, जो करंट बैटरी से आ रहा होगा कैपिटल आई मान लें अगर, तो ये ऑब्वियस है कि बैटरी से आने वाला करंट कुछ 3 ओम के पास चला जाएगा और कुछ 1 ओम के पास चला जाएगा। तो करंट विच इज कमिंग फ्रॉम द बैटरी यानी कि आई इक्वल्स टू करंट विच इज फ्लोइंग इन द 3 ओम रेजिस्टेंस I1 which is V minus X by 3 and the current flowing in 1 ohm resistance V minus X, V minus ये वैल्यू यानी कि सिंपली X हो जाएगा एंड डिवीजन में 1। यहाँ पर X की वैल्यू पुट करें और X की वैल्यू रखने के बाद V अपॉन I फाइंड करें क्या आ रहा है वैल्यू ऑफ X रखने के बाद। किया कि नहीं बोलो, यस सर। क्या बनेगा आंसर? सेवन बाई 4 बन रहा है। 7/4 7/4 वही आंसर हो गया इसका। अगर सही कैलकुलेशन है तो 4/7 आ रहा है। नहीं V बाय हाँ सर, V by I बाय V हो सकता तुमने निकाला हो। यस सर। ठीक, अब भाई X2 X3 वाले अलविदा, बाकी आपकी मर्जी है, रुकना चाहें आप रुक ले, बिकॉज हम टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वो आपके बैच में हुआ नहीं है। ठीक है, तुम लोगों से भाई कौन सा टॉपिक है? वो स्टार्ट ही नहीं हुआ तुम्हारे यहाँ RC सर्किट इन क्या चल रहा है? तुम्हारे यहाँ उस टाइम पर फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक हो रहा था। तो अपने लोग जरा RC पे वापस आ रहे हैं यार, और प्रणव जी रुक जाओ, कैपेसिटर का स्टार डेल्टा है वही बता देंगे एंड में। सर उसके फॉर्मूले अलग हो जाते हैं ना, इसलिए सर बदल जाएगा उसमें थोड़ा। जरूरत है नहीं वैसे, मैं फिर बोलूंगा, वो एक प्रॉब्लम हमारा आ गया उसके लिए करा दिया हमने। तो RC सर्किट में हम लोग पिछली क्लास में जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमारा डिस्कशन यहाँ तक पहुंचा था, जहां तक मुझे याद है कि कैपेसिटर का जो चार्ज होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन अ कैपेसिटर, उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इनटू e रेज़ टू द पावर माइनस t ओवर टाउ व्हिच इज टाइम कांस्टेंट प्लस Q फाइनल चार्ज 1 minus I raised to the e raised to the power minus t by 2. ये हमने कहा था कि ये एक जनरलाइज फॉर्मेट होता है किसी भी RC सर्किट में कैपेसिटर के चार्ज वर्सेस टाइम का। फिर आपने 2-3 बातें और कही थी। पहला पॉइंट जो कैपेसिटर की हमने प्रॉपर्टी कही थी कि जो कैपेसिटर का फाइनल चार्ज है वो इंडिपेंडेंट आता है उसके इनिशियल चार्ज के। यस सर। दूसरा बात ये कहा गया था सेकंड पॉइंट की जो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन होती है, ट्रांसफर अपॉन इनिशियल करंट। तो ये कहा था कितना चार्ज कैपेसिटर को ट्रांसफर किया गया है, यानी कि फाइनल चार्ज अपॉन द इनिशियल माइनस इनिशियल चार्ज व्हिच इज द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर ओवर इनिशियल चार्ज करंट की इनिशियल वैल्यू, करंट इनिशियल, और वो भी इनिशियल करंट वाया कैपेसिटर। यस सर। जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उस ब्रांच की इनिशियल करंट। और तीसरा पॉइंट जो डिस्कशन में हुआ होगा वो ये था कि कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है यानी कि स्टेडी स्टेट जब आता है तो उसकी ब्रांच से जो है करंट नहीं फ्लो करंट फ्लो करना बंद हो जाता हाँ, करंट वाया कैपेसिटर
इज 0। ये 3 पॉइंट्स जो हमारे लास्ट क्लास के थे, और ये मोर देन इनफ है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो जो प्रॉब्लम कर रहे थे अब वो तो बेचारी अधूरा रह गया। एक नया प्रॉब्लम लेकर क्या था वो वाला पूरा? हाँ हो गया, हो गया था। राइट। और एक और बात कहा था कि जो करंट है उसको निकालने के लिए केवीएल लगाएंगे, मतलब इनिशियल करंट या फाइनल करंट निकालना है तो केवीएल लगाओगे। यस सर। ठीक, अब इनका आंसर दें। जो अभी अभी एक डाउट एक त्रिपाठी जी ने जो पूछा है, जो हमारा बेसिक आरसी सर्किट है, बेसिक आरसी सर्किट जिसमें कहते हैं इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर is connected to a resistor and a battery. Most simplest case, a capacitor without any charge is connected to a battery along with a resistor. क्या बनेगा इसके हिसाब से? देखिए इसमें इसका रिजल्ट शायद डिस्कस हुआ था। इसका रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें टाइम टी के बाद कितना चार्ज अपीयर होगा। अगर सर्किट में जब कनेक्ट किया था उस टाइम पर 0 चार्ज था, तो t सेकंड्स के बाद इस कैपेसिटर में जो चार्ज आएगा उसका CV डेरिवेशन into 1 minus e power minus t by RC. t by RC। मेरे ख्याल से ये मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में हमने ये बता दिया था आपसे कि सिंगल लूप सर्किट्स में टाइम कांस्टेंट को आप प्रोडक्ट ऑफ RC से निकाल सकते हो। यस सर। अब इनका एक डाउट था, वो कह रहे हैं कि बुक्स में टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। बुक्स में टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कुछ अलग दे रखी है। तो एक काम करो यार, चार्ज और टाइम का ग्राफ प्लॉट करो, कैसा होगा? सर वो परसेंटेज ऑफ चार्ज वाली दी गई है क्या? हाँ भाई, 0 से स्टार्ट होगा चार्ज एंड फाइनल चार्ज CV होगा। सर बट वो जनरलाइज नहीं है सर, वो सिर्फ अनचार्ज के लिए वैलिड होता है। जनरलाइज तो ये है। यस सर। यस सर। ये देखिए चार्ज का एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, 0 से लेके CV तक जाएगा। और मैथमेटिकली स्टडी स्टेट कब अचीव होती है? मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टाइम की कौन सी वैल्यू बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्यों? देखिए सपोज टाइम की वैल्यू RC के बराबर आई, T इक्वल टू RC, जिसको हम कहते हैं कि टाइम इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट, मतलब आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, मतलब जब टाइम की वैल्यू RC के बराबर आ गई, कितना चार्ज कैपेसिटर पे आ चुका होगा जब टाइम t बराबर RC होगा? देखिए यहाँ पर t इक्वल टू R के देखिए 1 माइनस यहाँ पर, हाँ यहाँ पर t इक्वल टू RC जब रखोगे तो ये e रेज टू द पावर -1 और e अप्रोक्सीमेटली 2.7 टू द पावर -1। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये सॉल्व करके आ जाता है 0.63 टाइम्स CE। और इसी को लोगों ने डेफिनेशन बना दिया है कि फाइनल का 63% चार्ज जब हो जाएगा, मतलब जब कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया और उसकी चार्जिंग 63% तक पहुंच गई, तो जितना टाइम लगा वो टाइम कांस्टेंट है। ये कोई लॉजिकल डेफिनेशन तो है नहीं यार। सर नहीं ये सर, तो बस केवल इस एक केस के लिए है, ऐसे क्वांटिटेटिव तो है। और भी बहुत केसेस होते हैं। हाँ तो भाई, वो इसमें सब पे मन तो में एप्लीकेबल ही हम नहीं, तो डेफिनेशन कैसे मान ले उसे? नहीं मान सकते। हम वैसे भी क्वेरी पूछ सकते हैं कि 63 का फिगर कहाँ से आया। यस सर, वो कहने के लिए भी सर ये वैसे भी एक क्वांटिटेटिव चीज है सर, क्वालिटेटिव Right. मतलब ऐसे नहीं पता चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, वो आपका आंसर यही है। फिर मान लीजिए वैल्यू ऑफ टाइम बिकम्स 2 टाइम कांस्टेंट्स, यानी कि 2 RC। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर तुम्हारे आसपास कहीं हो तो हेल्प हो जाएगी। t इक्वल टू 2 RC, e टू द पावर -2, e टू द पावर -2 के साथ जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर किसी भी स्टूडेंट के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो जिसमें वो ये निकाल पाए कि एक्सपोनेंशियल टू द पावर -2 की वैल्यू कितनी है, तो रफली आप इस क्यू को कैलकुलेट करें। है किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर? सर 0.14 आ रही है। 0.13533 के आसपास। 0.135 0.135। तो 0.14 1 माइनस 0.14 इज 0.86, यानी कि 9 कैपेसिटर 86% चार्ज हो गया। जरा 4 RC रखिए, यानी एक्सपोनेंशियल टू द पावर -4,
सर ऐसे हम जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट बढ़ाते जाएंगे 0.0 0.0183 सर 0.01 एक मिनट प्रणव बस कंप्लीट 0.01 1 माइनस 0.01 इज कितना हुआ 1 माइनस 0.01 99.9%। 99.9999 कर दीजिए यानी कैपेसिटर लगभग पूरा चार्ज नहीं होगा ऑलमोस्ट तो हो ही गया चार्ज यस सर। तो कितना टाइम लगा सिर्फ 4 आरसी एंड इमेजिन करिए रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली जो कॉमर्शियल कैपेसिटर्स हैं दे आर इन माइक्रोफैराड्स एंड रेजिस्टेंसेस आर मोस्टली इन किलो ओम्स आरसी का ऑर्डर क्या बनेगा माइक्रो और किलो का ऑर्डर -6 माइक्रो मिली मिली के मिली आसपास सॉरी बनेगा। 10 to the power -3 मिली सेकेंड्स यानी कुछ मिली सेकेंड्स में ही कैपेसिटर 100% के नियर पहुंच जाएगा यानी कि लेकिन कभी प्रैक्टिकल होगा नहीं 100%। हाँ वो अलग बात है कि 100 कभी नहीं होगा वो तो वही होगा ना कि kills 99.99% germs किसी में 100% तो नहीं लिखते 100% चार्जिंग कैपेसिटर की होगी नहीं बट हमसे क्या करना 99.99 बहुत है हमारे लिए तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रखते हैं मिली सेकंड्स में कंप्लीट होने वाला फिनोमेना है मतलब आप स्विच ऑन करो कैपेसिटर चार्ज मैथ कहता है कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा एक्चुअली इनफाइनाइट टाइम का मतलब नहीं होता टाइम इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब टाइम की वैल्यू बहुत बड़ी हो एज कंपेयर टू आरसी बट ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें और कह दें कि कैपेसिटर फेरेड्स में है और रेजिस्टेंस ओम्स में है तब तो बहुत या रेजिस्टेंस मिली ओम्स में है इमेजिन करिए मिली ओम्स में और कैपेसिटर मेगा फेरेड्स में अब बताओ मेगा फेरेड्स और मिली ओम्स 10 to the power +6 और 10 to the power -3 यानी कि नाउ आरसी 10 to the power 3 1000 सेकंड्स 1000 सेकंड्स कितने मिनट्स हो गए ये 1000 सेकंड्स के आसपास मतलब 16 मिनट के आसपास 16 मिनट into 4 ऑलमोस्ट into 17 4 मिनट into 4 64 लगभग 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा कैपेसिटर को चार्ज करने में तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है मतलब जितना लार्ज कैपेसिटी और ये सब करते भी है ये सब आगे आप पढ़ोगे फिल्टर सर्किट्स में ये सब काम करते हैं हम लोग आरसी सर्किट्स की कई सारी एप्लीकेशंस तो अगर हमारा कैपेसिटर बड़ा हुआ और रेजिस्टेंस छोटा हुआ तो चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटेंस विल बी मच लार्जर एंड इफ कैपेसिटेंस इज स्मॉल बट रेजिस्टेंस इज capacitance is small but resistance is high charging time will be less यहाँ तक क्लियर हो गया यस सर yes sir. यस इसका मतलब ये जो ग्राफ देख रहे हो आप मतलब कैपेसिटर को फाइनल चार्ज अचीव करने तक का जो ग्राफ है ये डिपेंड करता है कैपेसिटर रेजिस्टेंस के वैल्यूज पर अगर हम कहने कि सर्किट में रेजिस्टेंस 0 है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट फिर भी एज्यूम कर लीजिए रेजिस्टेंस 0 है सर्किट में सुपर कंडक्टर्स लगा रखे क्या आंसर बनेगा रेजिस्टेंस आर इज 0 टाइम कांस्टेंट 0 कैपेसिटर इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा वो यानी उसका C इंटू वी के बराबर चार्ज इमीडिएट स्विच ऑन किया और टाइम t इक्वल टू 0 पर ही वो सीधी पहुंच जाएगा इंपल्स के फॉर्म में और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा 0 से अचानक शूट अप करेगा अप टू CV तक एंड देन उसके बाद CV के बाद उसकी चार्जिंग हो नहीं सकती क्योंकि CV पहुंचने के बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है ये कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा नो टाइम इंस्टेंटेनियस चार्जिंग व्हेन द रेजिस्टेंस R इज 0 ये ग्राफ आ रहा है और अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दो एक्सट्रीम केसेस रेजिस्टेंस 0 और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मैथमेटिकली भी चेक कर लीजिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस R इंफिनिटी T अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा सब 1 माइनस 1 0 यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम विल बी 0 यानी वो चार्ज हो ही नहीं रहा है मतलब हाँ यस सर चार्ज ही नहीं हो रहा वो तो होगा कैसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में करंट कैसे जाएगी सर आपने बताया था इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब स्विच कनेक्टेड ही नहीं है हाँ मतलब तार टूटा हुआ है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब
ब्रोकन वायर 2, मतलब जितना रेजिस्टेंस हाई करेंगे ये ग्राफ अपना नीचे आएगा। तो अगर मैं 2 ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर लूं, और कैपेसिटेंस के साथ भी बोल सकते हो, अगर मान ले एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है, इमेजिन करिए कि रेजिस्टेंसेस में डिफरेंस है, तो अब आप बता सकते हो अगर ये रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है तो कौन सा ग्राफ हायर रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग है, वेदर रेजिस्टेंस R1 वाला। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस सीबी तक पहुंचने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा मुझे, ये ग्राफ सीबी तक जाने में ज्यादा टाइम स्पैन लेगा। तो यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि R1 इज मोर देन R2 कंसीडरिंग कि कैपेसिटेंस इज कॉमन इन ऑल केसेस। जो कैपेसिटेंस यहाँ है वही कैपेसिटेंस यहाँ है, वही कैपेसिटेंस यहाँ है, वही कैपेसिटेंस यहाँ है। नाउ इमेजिन करिए, ये ठीक है पॉइंट? यस सर। ठीक। त्रिपाठी जी अगर कनेक्टेड हो, 63% समझ में आ गया कहाँ से आया हुआ है? यस सर। राइट। तो उन्होंने बोला चार्जिंग सर्किट, सर उसका मतलब क्या हुआ? क्या लिखा है? चार्जिंग सर्किट भी बोला था कुछ लिखा होगा, नाम हो गया, छोड़ो उसको ना, जल्दी से हम ये करा दे वरना असाइनमेंट आज वाली रह जाएगी आप लोग की। एक प्रॉब्लम दे रहे हैं और एक और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आरसी सर्किट और ये सारे पॉइंट्स को लेकर के ध्यान से। आर आर सी और ये भी आर और यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी। क्वेश्चन में ये साफ लिखा है इनिशियल मोमेंट पर कैपेसिटर अनचार्ज था, यानी जिस टाइम ये सर्किट्स कनेक्ट किए गए उस टाइम पर कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं। और ये क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी इनिशियल करंट इन ईच ब्रांच? इनिशियल करंट इन ईच ब्रांच। सर 2V/3R, वो V वाले मतलब पहले वाले R के साथ, और V/3R बाकी दो ब्रांच में। बिल्कुल। इसको फास्ट कैसे करना है? कैपेसिटर इनिशियल मोमेंट पर अनचार्ज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना हुआ? अगर अनचार्ज कैपेसिटर 0, तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वायर मान लेंगे। हाँ, यानी कि अगर कैपेसिटर इनिशियल मोमेंट पर अनचार्ज है तो एट टाइम t इक्वल टू 0 कैपेसिटर कैन बी कंसीडर्ड एज अ वायर। इसको मान लें कि ये सिंपल एक वायर है। हाँ सर अगर चार्ज्ड है तो उसको मतलब उतने ही वोल्टेज की बैटरी से रिप्लेस कर देंगे ना? बैटरी मान ले, बैटरी या केवीएल लगा ले। यस। Uncharged capacitor at the initial moment will be considered as a wire। मतलब यहाँ पर आप मेंटल लेवल पर ये मान सकते हो। पिछली एक क्लास में भी सर इसी तरह था, इसमें आपने बताया था शॉर्ट ये। सर्किट का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इसको फटाफट सीरीज और पैरेलल से कर सकते हो। ये दोनों पैरेलल में हो गए R/2 और ये R टोटल रेजिस्टेंस होगा R/2। तो जो टोटल करंट जाएगा वो V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और ये जो टोटल करंट आएगा वो इन दो पैरेलल रेजिस्टर्स में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा बिकॉज सेम रेजिस्टेंसेस है। तो V/3R की करंट यहाँ पर और V/3R की करंट यहाँ पर, राइट? यस सर। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द इनिशियल करंट। करना क्या होगा? अनचार्ज कैपेसिटर को वायर बना देना। नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड द फाइनल करंट। व्हाट इज फाइनल चार्ज एंड फाइनल करंट? ये दो बड़े ऑब्जेक्टिव हैं। फाइनल करंट कहाँ पे? सभी ब्रांचेस में। सर कैपेसिटर की ब्रांच में 0 और मतलब बाकी रिमेनिंग ब्रांच में V/2R। हाँ देखिए, ठीक। तो उसको ऐसा ब्रोकन वायर कंसिडर कर लेंगे। हाँ, फाइनल मोमेंट पर जो कैपेसिटर है उस ब्रांच में करंट जाता ही नहीं, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है।
फाइनली इस ब्रांच में करंट नहीं होगा, 2R तो फिर बैटरी से निकला हुआ करंट कहाँ जाएगा जब उसको कैपेसिटर में जाना ही नहीं है? तो दो फिर उसके सीरीज पास में R हो जाएंगे। तो सीधे वो पीछे वाले आर पे चला हाँ, जाएगा। इस ब्रांच में कैपेसिटर अलाउ नहीं करता, कैपेसिटर की चार्जिंग होने के बाद ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि इससे थ्रू कोई करंट जाए, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं। तो फिर इस करंट के पास रास्ता सिर्फ आगे जाने का है, यानी कि ये करंट इस वाले रेजिस्टेंस में जाएगा और इस वाले रेजिस्टेंस में जाएगा, यानी कि टोटल 2R रेजिस्टेंस में जाएगा, और इसलिए करंट की वैल्यू V डिवाइडेड बाय 2R। और इस कैपेसिटर वाली ब्रांच में हम कह देंगे स्मॉल i विच इज 0, नो करंट इन दिस ब्रांच। फाइनली फाइनल चार्ज क्या होगा इस पर? CV मान by लेते 2 हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। हाँ, फाइनल चार्ज कैपेसिटर में फाइनली करंट तो नहीं जा सकता, लेकिन फाइनली कैपेसिटर में चार्ज होगा, केवीएल और वो चार्ज निकालने के लिए केवीएल लगाएंगे। तो वैसे ही बैटरी से प्रेस कर दें। बैटरी नहीं, हम इसको केवीएल लगाने जा रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं और लूप इक्वेशन बनाएंगे। राइट साइड जाएंगे, फिर डाउनवर्ड जाएंगे, लेफ्ट आएंगे और अपवर्ड चले जाएंगे, ये एक क्लोज लूप हो गया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाली इक्वेशन फॉर अ क्लोज पाथ लगाइए, क्या बनता है देखो। इधर से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आई और आर, IR प्लस आई आर, देन इधर गए और ऊपर जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो माइनस क्यू बाई प्लस क्यू बाई सी। एंड इस रेजिस्टेंस में करंट है नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, यस सर, इट इज 0। और आई की वैल्यू पुट कर दे V/2R, तो इससे निकाल सकते हैं कैपेसिटर का फाइनल चार्ज कितना है, CV/2 CV/2। यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको असाइनमेंट में, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। इनिशियल करंट क्या होगी, फाइनल करंट क्या होगी, फाइनल चार्ज क्या होगा, और ये ऑब्जेक्टिव मेथड से ही करनी है। टाइम कांस्टेंट क्या है सर्किट का, इस कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 3R लगाइए। टाइम कांस्टेंट डेफिनेशन, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर CV/2, इनिशियली अनचार्ज, क्वेश्चन कह रहा है इनिशियली वो अनचार्ज है, डिवाइडेड बाय इनिशियल करंट इन दिस ब्रांच, वो अभी डायग्राम मेरे सामने नहीं है, इस ब्रांच में इनिशियल करंट कैलकुलेट की गई थी, तो 3RC 3/4 RC आ रहा है। 3RC/2 आएगा, 4 नहीं है। सर हाँ जी सर, जो टाइम कांस्टेंट आपने निकाला है मतलब डेफिनेशन को यूज करके, सर उसके अलावा एक और तरीके से निकाल सकते हैं ना उसको? हाँ आएगा, बता रहे, वो बता रहे, एक मिनट बता रहे। ये है टाइम कांस्टेंट 3RC/2। यस हाँ जी नेहल जी ध्यान दो, इनिशियल करंट कैपेसिटर वाली ब्रांच पे देखोगे ना तो वो V/3R है। यस इनिशियल करंट वाया कैपेसिटर, जिस ब्रांच में कैपेसिटर हो, एंड लास्ट में व्हाट इज द चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यही 5 क्वेश्चंस आते हैं, इनिशियल करंट, फाइनल करंट, फाइनल चार्ज, टाइम कांस्टेंट, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, वो उसके लिए ये चीज है। इक्वेशन यूज करेंगे। So Charge as a CV/2 function into of 1 time. minus e CV power by 2 1 minus minus 2t e by power 3 t by 3 RC/2. 1 minus e to the power minus t upon time constant which is 3RC/2। यस ये हो गया, मतलब हम इंटीग्रेशन में नहीं जाएंगे इसमें। नाउ टाइम कांस्टेंट निकालने का ऑब्जेक्टिव मेथड, कैपेसिटर के पास 2 पॉइंट मान लेना। हाँ ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर टाइम कांस्टेंट, ये जो 3RC/2 आ रहा है, बट ये ऑब्जेक्टिव मेथड भी उन्हीं क्वेश्चंस में काम करता है जिन क्वेश्चंस में सिंगल कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस और मल्टीपल रेजिस्टर्स हो। ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर सच सर्किट्स वेयर द कैपेसिटर इज सिंगल कैपेसिटर, रेजिस्टेंस चाहे जितने मर्जी लगा लो। क्या करना है उसमें देखिए सर ये 5th टाइप का क्वेश्चन आपने ये वाला बताया था कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। हाँ इसका यूज 5 कंसेप्ट हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले अपने आप से पूछ लेना ये पांचों चीजें आपको आती हैं कि नहीं आती है। इनिशियल करंट निकालने का तरीका क्या है, फाइनल करंट निकालने का तरीका क्या है, फाइनल चार्ज कैसे निकालना है, टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है, और 5वां चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम कांस्टेंट का ऑब्जेक्टिव मेथड क्या है वो लिखो आप। क्या करना होता है, जो कैपेसिटर है हमारे पास, जहां पर कैपेसिटर है वहां पर एक बैटरी माने, ऑब्जेक्टिव ट्रिक कह सकते हो। कैपेसिटर को बैटरी से रिप्लेस करिए, और जो बैटरी है उसको एक वायर से रिप्लेस करें।
कैपेसिटर की जगह बैटरी और बैटरी की जगह वायर, और फिर आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। ये 3 काम करने पड़ेंगे। जहां कैपेसिटर है वहां बैटरी माननी पड़ेगी, जहां बैटरी है वहां वायर मानना पड़ेगा, और फिर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसमें कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करके हम टाइम कांस्टेंट ऑब्जेक्टिवली निकालेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में जहां पर हमारा कैपेसिटर था वहां पर हम एक हाइपोथेटिकल बैटरी मानेंगे, जहां पर बैटरी था वहां वायर मान लेंगे। और आप बताएं इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 3R/2। आप नोड मेथड लगा सकते हो जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला R और ये वाला R पैरेलल में है। अप्लाइंग नोड मेथड। यस सर। नोड मेथड यस सर। R और R पैरेलल में R/2 एंड प्लस ये R 3R/2 उसका सीरीज, ये वो 3R/2 आ गया। 3R/2 इंटू C इनिशियल सर्किट को ऊपर कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। बस। ये लेकिन रूल्स ध्यान रखना, यही काम करना होगा। सर सिंगल कैपेसिटर होना चाहिए ना इसके लिए सिर्फ? ओनली फॉर सिंगल कैपेसिटर, मल्टीपल कैपेसिटर में ये मेथड लगेगा ही नहीं। बहुत फास्ट बताना है, आपको एग्जांपल दे रहे हैं। अगर इसको आप कर पाए तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो फिर जस्ट बताएं व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर दिस सर्किट। फाइंड द टाइम कांस्टेंट। ध्यान रखना टाइम कांस्टेंट के लिए जो गिवन सर्किट है उसका इक्विवेलेंट नहीं निकालना आपको। कैपेसिटर के अबाउट निकालना है। हाँ, अक्रॉस कैपेसिटर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। तो कैपेसिटर की जगह हम एक बैटरी बना देते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और बैटरी की जगह वायर बना देते हैं। अब इसमें अगला टास्क होता है सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई कैसे होंगे। सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। नोड सर वो एडजेसेंट वाले और वो पैरेलल में होंगे सर। हाँ, मतलब अगर ये हमारा N1 नोड है तो ये N2 मान सकते हो। सर वो दूसरी दूसरा साइड वाला भी भी ये N2 ही पूरा है। वायर है, ये पूरा वायर है। लेफ्ट में कभी N2 तो है। वायर 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 N2, ये तो आराम से सीरीज में दिख रहे R और R। सर इसमें बैटरी की पोलैरिटी जो रखेंगे वो कैपेसिटर की पोलैरिटी वाली ही होगी कि उससे अपने कोई मतलब ही नहीं है, हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, करंट निकालना ही नहीं है, तो बैटरी की पोलैरिटी कोई भी हो। हमें ना डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है ना अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, हमें रेजिस्टेंस से मतलब है। उसमें भी एक नोड है ना सर तो R और R, हाँ जी बच्चे। तो 6RC/7। ये 2R हो गया। ये बिकॉज N1 N2 और ये N1 N2 से ये वाला R और ये वाला R किसमें कहोगे? R/2 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 पैरेलल। तो R/2 करके एक रेजिस्टेंस इसमें से गायब कर देंगे। अभी R/2 और R दोनों सीरीज में। हो गए, और उनके साथ 2R पैरेलल हो गए। R/2 और R सीरीज में, विच इज 3R/2, और 3R/2 और ये 2R पैरेलल में, 6R/7 6R/7। 6R/7 into capacitance is the time constant. सर आपने वो कहा था कि ये वही वैलिड है जहाँ एक कैपेसिटर है ना सर? हाँ जी। ओके। अगर मल्टी कैपेसिटर्स और एक रेजिस्टर होता है तो फिर डेफिनेशन ये है ना, ये तो है ही आपके पास ब्रह्मास्त्र। और सर मल्टीपल बैटरीज है तो सारी बैटरीज को रिप्लेस कर दे वायर से। इसका कॉम्बिनेशन यूज ना। करके सिंगल कैपेसिटर यूज बना सकते हैं और सब लगा लें।
फिर से बोलना। बहुत कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन अगर यूज कर ले और तब ये लगा ले तो सर सही होगा? वो तो डिपेंड करता है ना कि कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन बनाने लायक है या नहीं है। क्या मतलब पोजीशन बैटरी चेंज करने से वो बदल जाए? हो सकता है सर्किट ऐसा हो जहां पर आप कॉम्बिनेशन ही ना बना पाओ। तो यस सर, सीरीज पैरेलल ही ना हो पा रहा हो। आर यहाँ पर सी कैपेसिटेंस है, यहाँ 2C कैपेसिटेंस है और ये रेजिस्टेंस आर है, ऊपर 2R है मान लीजिए या 3R है, ऐसे रैंडमली 2 कैपेसिटर है और हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हो सकता है हम बीच में भी रेजिस्टेंस लगा दें, वो सब तो मेरे मन पे है। मान लीजिए यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा दो 2R का, बन गया एक अजीब सा सर्किट। दोनों ही कैपेसिटर स्टार्टिंग में अनचार्ज, ये भी इनिशियली अनचार्ज और ये भी इनिशियली अनचार्ज। पैरेलल सीरीज में हो जाएंगे तो हमें नहीं पता सीरीज है कि पैरेलल है, ये जल्दीबाजी हो जाएगी थोड़ी सी। क्या करोगे इस पर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए और इस पर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए, या फिर सर्किट्स के टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए? सर बेसिक मेथड यूज करें। बेसिक डेफिनेशन यूज कर। अब आपके पास बेसिक ही बचा, यहाँ पर इक्विवेलेंट भी नहीं निकल सकता ना, आप किसको सीरीज पैरेलल बोलोगे? कुछ नहीं बता सकते सर। तो इसलिए आप ऐसा, अब इसीलिए असाइनमेंट प्रैक्टिस करने को दे रहा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस लाइए कि कहाँ पर ट्रिक लगानी होती है और कहाँ पर मुझे सब्जेक्टिव अप्रोच जाना पड़ेगा, कहाँ पर डिटेल्ड अप्रोच चाहिए। एक काम करता हूं, इनिशियल मोमेंट पर क्या करंट फ्लो होगी ये निकालने जा रहा हूं। इनिशियल मोमेंट की करंट जिसमें ये दोनों अनचार्ज कैपेसिटर्स वायर के तरीके से काम करेंगे, तो जो इनिशियल करंट आई होगा उसका रूट क्या बनेगा? उसका रूट क्या होगा, रास्ता क्या बनेगा उसका? देखिए यहाँ एक वायर है, हाइपोथेटिकली मेंटल लेवल पे सोचो, ये एक वायर है, इधर भी वायर है, वायर मतलब जीरो रेजिस्टेंस, वायर मतलब जीरो रेजिस्टेंस, यानी कि इनिशियल मोमेंट पर ये अनचार्ज कैपेसिटर और ये अनचार्ज कैपेसिटर को अगर हम एक वायर की तरीके से कंसिडर करने लगे और नोड थ्योरी लगा दे तो ये 3R और ये R और ये 2R पैरेलल में है। ये बहुत कम लोग को समझ में आएगा कि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में। नोड मेथड से देख लीजिए पैरेलल में, या फिर सर ऐसा सिंपलिसिटी के लिए ऐसा करिए कि जहाँ पे प्लेन वायर है उसको एक जगह कन्वर्ज कर दीजिए, वो मतलब रीड्रॉ कर ले इसको। यस सर। तो ये तीनों पैरेलल में, 3R 2R और ये R। इस R को मैं 6R कर देता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3R और 6R का पैरेलल 2R बन जाता है और 2R और 2R फिर से जब पैरेलल में करेंगे तो फाइनली R बन जाएगा। R बन जाता। तो ये चेंज किया है 6R, यानी कि ओवरऑल R रेजिस्टेंस आ गई। तो इसका मतलब जो मेन करंट है वो V/R है। अब ये करंट डिस्ट्रीब्यूट भी होगी इन वायर्स में, ये करंट इसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। एक बार पोटेंशियल मेथड को देखो, यहाँ पर पोटेंशियल 0 और यहाँ पर पोटेंशियल V, तो ये पूरा वायर पोटेंशियल V, ये पूरा वायर पोटेंशियल 0। डायरेक्शन ऑफ करंट हाई से लो पोटेंशियल, V से 0 की तरफ करंट जाएगा। अगर हम R इक्विवेलेंट पे नहीं जाना चाहते तो भी एक तरीका है हमारे पास, इधर 0 पोटेंशियल इधर V पोटेंशियल। नाउ इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3R, यानी यहाँ पर करंट हो गई V/3R। V माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, V माइनस 0/6R। ये हमारे इनिशियल करंट्स आ गए। अब आप बताओ इस वायर में क्या करंट होगी? यहाँ पर जो वायर है, यहाँ पर पोटेंशियल V, यहाँ पर पोटेंशियल V, करंट नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस भी तो नहीं है। 0 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0 रेजिस्टेंस, करंट तो जाएगी 2V/3R। जंक्शन रूल लगेगा। हाँ, V/R करंट इस जंक्शन पे आया था,
V by R करंट इस जंक्शन पे आया और V अपॉन 3R ऊपर वाले वायर में चला गया, तो फिर 2V यहाँ by कितना? 3R नीचे आएगा। ये गलती ना करना कि जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे जीरो करंट। जीरो पोटेंशियल डिफरेंस इन जीरो रेजिस्टेंस अ फाइनाइट करंट। यस सर, HC वर्मा सर ने सर एक वीडियो में अपने वीडियो भी एक्सप्लेन डाला किया है, होगा। वीडियो भी डाला है इसमें। इस जंक्शन पे आइए, एट दिस जंक्शन V by 3R एंड V by 2R दोनों इस पॉइंट पर मर्ज करेंगे। V by 3R, V by 2R, 5V by 6R हो रहा है। 5V by 6R। 5V by 6R यहाँ ये सब कुछ तो कहानी इनिशियल मोमेंट पे हुई। टाइम ज्यादा हो गया आज। फाइनल मोमेंट पर फाइनल मोमेंट पर एक बार मुझे बस ये याद दिला दो, 3R 2R 6R ऊपर कैपेसिटर कितना था यहाँ पर, ये वाला ऊपर C था, नीचे 2C था। 2C। फाइनल मोमेंट पर करंट कैसे जाएगा? तीनों सीरीज में हो जाएंगे। करंट आई, अब नोटिस, हाँ कैपेसिटर कह रहा है कि इधर से करंट जा नहीं सकता, तो फिर ये सारा करंट 3R में बस चला जाएगा। यही है कि 3 से 2, 2 से 6 और कोई इधर पॉसिबल इस कैपेसिटर में करंट जा ही नहीं सकता, तो फिर इस करंट के पास एक ही रास्ता बचा 2R। इधर करंट जा नहीं सकता, तो 6R में चले जाएंगे। हो गई है तो अजीब तो कहानी नहीं हुई। जो रजिस्टर्स इनिशियल मूवमेंट पर पैरेलल में थे, फाइनल मूवमेंट पर वो सब सीरीज में हो गए। इसीलिए आरसी खतरनाक है ना। V डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस 6 है ना। V बाय आ रहा समझ में? Yes, sir. राइट। फाइनल चार्ज मान लिया 2C के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस माइनस Q2 है या Q1 सॉरी, और इस C पर प्लस माइनस Q2 है। फाइनल चार्ज जिनको निकालने के लिए KVL लगाएंगे, लगाइए KVL। स्टार्ट करो इस पॉइंट से 3R की तरफ, 2R की तरफ, कैपेसिटर में वापस, और ऐसे ये छोटा सा किरचॉफ रूल इस सर्किट में, और लगा के बताओ Q1 कितना आएगा यहाँ पर KVL लगा करके। और एक KVL इस वाले ब्रांच में लगा सकते हो, यहाँ पर एक यहाँ पर KVL लगा सकते हो। ये काम अपने आप करो, KVL लगा करके Q1 Q2 निकालो कितने। भैया जिंदा अंदा हो तुम लोग की क्या है? यस अभी सांसें चल रही हैं? यस हाँ। तो Q1 मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो होना चाहिए 10 CV by 11। 10 CV by 11 Q1 है, और 8 CV by 11 आई थिंक Q2 है। यस सर। ना फाइनल चार्ज आ गया इन कैपेसिटर्स की। टाइम कांस्टेंट फॉर दिस C कैपेसिटर, टाइम कांस्टेंट इसके लिए τ2, इसका फाइनल चार्ज जो कि 8 CV by 11 है, 8 CV by 11 डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंट पर इस ब्रांच में क्या करंट थी? 5V by 6R। कितना हो जाएगा ये? Sir, 11 में 48 RC by 55। 48 by 55 RC। यस सर। इस 2C कैपेसिटर के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, इसका फाइनल चार्ज 10 CV by 11 अपॉन इस ब्रांच में इनिशियल करंट 2V by 3R थी।
30 15 RT by 22. 15/11 आ जाएगा यहाँ पर, 15 RC/11। यस सर। यस सर। और यहाँ पर 48/55, यानी कि अलग अलग टाइम कांस्टेंट भी आएंगे, इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का। इसके अलावा रास्ता नहीं है इसमें कोई। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन था, इसमें आपके पास फंडामेंटल के अलावा कोई अप्रोच नहीं है। यस सर। और अब हम चाहें तो बिना कैलकुलस वैलकुलस में गए ये बता सकते हैं कि इस कैपेसिटर सी पर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। इस कैपेसिटर के फाइनल चार्ज की वैल्यू पता है, इस कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पता है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, इनिशियली अनचार्ज है, तो पहला टर्म 0, फाइनल चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर CV/11 into 1 minus e raised to the power minus t माइनस टी अपॉन जो इसका टाइम कांस्टेंट है 48/55 RC। एंड सिमिलरली 2c का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो। यही 5 पॉइंट्स हैं जो कैपेसिटर के चार्जिंग वाले क्वेश्चंस में काम करेंगे। अब इसके बाद बच जाता है आपका डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर केस। तो 37% डिस्चार्जिंग वाले में आता है यार एक्चुअली, वो बाद में डिस्कस हो पाएगा। चार्जिंग में यही सारे केसेस हैं, इन्हीं के प्रैक्टिस कर लीजिए, आरसी सर्किट इंप्रूव हो जाएगा। यस सर, इनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है सर। तो आरसी टफ भी तो है, आप क्यों समझ रहे हो भाई ऐसे? आप करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग खत्म ही हो रहा है, डिफिकल्ट टॉपिक पे हो उसके। और सर वो ऊपर से वो क्यूब वाला क्वेश्चन भी तो होता है इसमें। हाँ वो तो करेंगे, नहीं क्यूब वाला तो जो कैपेसिटर ने किया वैसे ही करेंगे ना इसको, तुमने नहीं किया होगा। नहीं नहीं आरसी वाला नहीं, सॉरी वो अलग है, वो एक अलग है। ऐसा एक क्वेश्चन 2016 के जेई एडवांस में था जो बहुत लोगों से गलत हुआ, बहुतों का गलत हुआ है। आरसी सर्किट 2016 जेई एडवांस को देखिएगा, ऐसा ही सर्किट था वो। हालांकि उसमें टाइम कांस्टेंट तो नहीं पूछा था, कुछ और ही चीजें पूछी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने गलतियां करी। सर ये लंबा है सर, बट है तो इजी सर, मतलब सर भाई साहब, लेकिन ऐसा नहीं है बीच में सर। फ्रस्ट्रेशन होने जब लगता क्वेश्चन पेपर में फ्रस्ट्रेशन की बात भी में नहीं आएगा है ना, सर, जल्दी सुनिए जल्दी में क्वेश्चन, गड़बड़ होती है सर इसी तरह की चीजों में। आवाज नहीं। चारों ऑप्शन सही है। सर वीडियो पॉज हो गया। सर आपका पॉज हो गया सर वीडियो जब आप बोले जा रहे हैं। अभी आ रहा है? यस सर। एमसीक्यू क्वेश्चन, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, और चारों ऑप्शन सही है। सबसे ज्यादा डाउट तभी होता है जब चारों ऑप्शन सही होते हैं। सर लक्का छोड़ सर, फिर अटक गया सर, फिर से फ्रीज हो गया है सर।